गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम बातचीत करने जा रहे हैं हमारे ज्योग्राफी श्रृंखला के आज के वीडियो में स्थानीय पौने, द्वितीयक पौने, इनके विषय में विस्तार के साथ चर्चाएं और आज हम जेट स्ट्रीम के टॉपिक को भी कवर करेंगे। इसके पहले की कक्षाओं में हमने खास करके इसके जस्ट पहले की कक्षा जो कवर की थी उसमें प्राथमिक पौनों का काफी विस्तार से वर्णन किया था, जिसमें व्यापारिक पौनों पर हमारी चर्चाएं हुई थी, पछुआ पौनों पर हमने चर्चाएं की थी और साथ ही साथ ध्रुवीय पूर्वा पौनों पर भी हमारी बातचीत हुई थी। उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपने पुरानी कक्षाएं नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज की कक्षा बिना पुरानी कक्षा के भी देखे समझ में आएगी। तो नोट्स भी बनाने हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद मिल जाए। आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। सबसे पहले 1 मिनट का हम समय आप लोगों का लेंगे, आपको सूचित कर दे कि यदि आप अपने 2024 को देना चाह रहे, खास करके वे स्टूडेंट्स जो 2 बार या 3 बार एग्जाम दे चुके हैं लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रिपीटर्स बैच। और यदि आप कंप्लीटली हिंदी मीडियम का ऑनलाइन डेडिकेटेड बैच चाहते हैं तो एक लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहा है 2025 के लिए। पर एक बड़ी अच्छी बात आपको मैं बता दूं जो कहीं पर नहीं मिलेगी। भले ही आप इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके अतिरिक्त जितने बैच बनेंगे आप किसी भी बैच में एंट्री कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इसी बैच की कक्षाएं आपको मिलेगी, आपको हमारी पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस भी पूरी मिलेगी, नई वाली लाइव क्लासेस भी मिलेगी। इस बैच के अलावा बाकी सारे बैचेस की क्लास भी मिलेगी। तो आपको सबसे बड़ी फ्रीडम मिलती है जो आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को पूरा कवर कर सकते हैं। रिपीटर्स बैच और लक्ष्य बैच 31 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है। इसे आप ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। आप इसमें 2025 का जो टारगेट है, इसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट, मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक अलग अलग टीचर से पढ़े, आपको जिन शिक्षक से जो पढ़ना है आप उनसे पढ़ सकते हैं। आप कंप्लीट कोर्स हमसे भी कर सकते हैं, फिर वो बाइलिंगुअल हो या लक्ष्य बैच हो, कंप्लीट प्रिपरेशन आप हमारे सिंगल हैंड से भी कर सकते हैं। यदि आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं हमसे तो भी वो संभव है। और जैसे कि आप जानते हैं पिछले 3 वर्षों से लगातार यूपीएससी मेंस हो या प्री में एज इट इज आपके सामने हमने प्रमाण सहित सवालों को दिखाया है, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। 0% इंटरेस्ट के साथ ईएमआई का ऑप्शन है। एमके लाइव रिफर कोड आपको यूज कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए, एक प्रकार से फीस को कम करने के लिए। एक्सक्लूसिव सीसेट का बैच 1 दिसंबर को लॉन्च किया जा रहा है। यह बैच आप केवल सीसेट का कोर्स भी अगर करना चाह रहे हैं तो इस बैच के माध्यम से आप ओनली सीसेट का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास रहेगी, 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट होगा और लगभग 28 या 29 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। 28-29 लास्ट डेट बता रहा हूं मैं, इसके पहले भी हो सकता है लेकिन इसके बाद नहीं होगा, यह कहना चाह रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी में हम पवनों के प्रकार तक पहुंच गए थे और मैंने आपको बताया था कि पूरी पृथ्वी पर पवने 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें हमने नाम दिया था प्राइमरी विंड, प्राथमिक पवने, दूसरा हमने नाम दिया था द्वितीयक पवने, सेकेंडरी विंड, द्वितीयक पवने, और तीसरा हमने नाम दिया था तृतीयक पवने। इन्हें स्थायी पवने नाम दिया गया था, स्थायी पवने कहते थे। और इसमें हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार की यह पवने होती हैं जो पूरी पृथ्वी पर मिलती हैं। ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, इस पर भी पूरी चर्चाएं हमने कंप्लीट कर दी थी, और ध्रुवीय पूर्वा पवने, पोलर स्टर्लीज पवने, ध्रुवीय पूर्वा पवने।
ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर स्टर्लीज। आज हम द्वितीयक पवनों को पढ़ेंगे जिन्हें अस्थायी पवने भी कहा जाता है, टेम्पररी पवने भी कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है दिशा का परिवर्तन। यह दिशा एक निश्चित समय अंतराल में बदलते रहते हैं, जैसे समुद्र समीर और स्थल समीर, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, जैसे घाटी समीर और पर्वत समीर, वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज, जैसे मानसून। कई किताबें केवल मानसून को इसमें आइडियली रखती हैं, लेकिन अस्थायी पवनों में हम इन तीनों पवनों को ध्यान देते हैं। तृतीयक पवनों को स्थानीय पवने भी कहा जाता है, लोकल विंड, स्थानीय पवने भी कहा जाता है। इसमें दो प्रकार के ग्रुप आते हैं और बहुत सारी पवने हैं। इसमें गर्म पवने आती हैं और इसमें ठंडी पवने भी आती है। क्योंकि हम इसको पूरी तरह से कवर कर चुके हैं, तो आज की कक्षा में हम इन दोनों पवनों को कवर करने के साथ साथ आज जेट स्ट्रीम पर भी चर्चाएं करेंगे। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको मैं पुनः याद दिला दूं कि यहां पर इस तरीके से हमने शुरुआत की थी। यदि आपको राइटिंग में समझने में दिक्कत आती है तो मैंने अब टाइप करके भी अवेलेबल करवाया है। प्राथमिक पवने तीन प्रकार की थी, द्वितीयक पवने, सेकेंडरी विंड, और तृतीयक पवने जिन्हें गर्म और ठंडी पवनों के रूप में हम बांटते हैं। आइए अब हम शुरुआत कर रहे हैं द्वितीयक पवनों के बारे में। देखो, द्वितीयक पवनों की सबसे बड़ी खासियत है कि द्वितीयक पवने पूरी पृथ्वी पर नहीं मिलती। मतलब हम कहेंगे कि पूरी पृथ्वी पर इनकी उपस्थिति नहीं होती, जैसे कि व्यापारिक पवनों की होती थी। यह दिशा परिवर्तित करती रहती हैं, यह दिशा परिवर्तन का लक्षण दर्शाती हैं। जैसे व्यापारिक पवने, पछुआ पवने दिशा नहीं बदलती, पर इनमें ऐसा होता है। इनका प्रभाव एक तरीके से सीमित क्षेत्र तक होता है, लिमिटेड एरिया तक होता है। उनका प्रभाव पूरे पृथ्वी पर होता है। द्वितीयक पवनों के बारे में लिख रहे हैं हम सब कुछ। द्वितीयक पवनों की त्रिविमीय संरचना भी छोटी होती है। त्रिविमीय संरचना अपेक्षाकृत छोटी होती है। इनका प्रभाव एक प्रकार से उपमहाद्वीपीय स्तर पर या महाद्वीपीय स्तर पर होता है, पूरी पृथ्वी पर नहीं होता है। यह पवने प्राथमिक पवनों में ऊष्मीय परिवर्तन से उत्पन्न होती है। ऊष्मीय परिवर्तन से उत्पन्न होती है। इसका मतलब होता है कि एक्चुअल में ये जो प्राथमिक पवने हमने पढ़ी थी पिछली कक्षाओं में, नहीं भी पढ़ी हो तो प्राथमिक पवने ये होती हैं, और इन पवनों में जो भी चेंजेस आ जाता है टेम्परेचर के कारण, तापमान के कारण जो भी चेंजेस आ जाते हैं, तो उसी कारण से हम ये कहते हैं कि एक प्रकार से तापमान में परिवर्तन के कारण इनकी दिशाओं में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, और इसी ऊष्मीय परिवर्तन के कारण द्वितीयक पवनों का जन्म होता है। तो द्वितीयक पवनों के बारे में अगर हम चर्चाएं करें तो द्वितीयक पवने तीन प्रकार की हैं मुख्यतः, जिसमें हम मानसून वाली पवनों को नहीं पढ़ रहे हैं। बस एक आइडिया बता दूं मैं कि मानसूनी पवनों की क्या खासियत है, किन पवनों को मानसूनी पवने कहेंगे। ऐसी पवने जो 6 महीने के लिए समुद्र से स्थल की ओर गतिशील होती हैं। 6 महीनों के लिए इनकी दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है, और 6 महीनों के लिए इनकी दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है। ऐसी पवने जो 6 महीनों के लिए समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, और ऐसी पवने जो स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, अगले 6 महीने 180 डिग्री का परिवर्तन है लगभग।
इतना दिशा का परिवर्तन जो इनमें मिलता है, और वो भी 6-6 महीनों के लिए, ऐसी पवनों को मानसूनी पवने कहते हैं। यदि आपसे कभी कोई पूछे कि मानसूनी पवनों की सबसे बड़ी क्या खासियत है, तो इनके दिशा का परिवर्तन, इनका 6 महीनों के लिए दिशा कुछ और होगा और अगले 6 महीनों के लिए दिशा कुछ और होगी। तो ये पहले प्रकार की द्वितीयक पवने हैं जिन्हें मानसूनी पवने कहते हैं, और इसका उदाहरण है भारतीय उपमहाद्वीप। फिर वह नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, म्यांमार तक, पाकिस्तान तक आप इस प्रकार के मानसूनी पवनों को देख सकते हैं। इस प्रकार की पवनें भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में मिलती हैं और यहां की जलवायु को एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु में बदलती है। मानसूनी पवनों में हम जो भी घटनाक्रम देखते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है, वो हम इंडियन मानसून पढ़ेंगे इसी वीक में। संडे के दिन हो सकता है 3 घंटे की हम क्लास लेंगे, जिसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे पूरे भारतीय मानसून को बहुत अद्भुत तरीके से। हो सकता है संडे के दिन यदि आप लोग तैयार हैं तो मैं सुबह 6 बजे क्लास लेना चाहता हूं। मुझे क्लास के बाद कमेंट्स करिएगा कि यदि आप संडे तैयार हैं तो इस संडे सुबह 6 बजे शुरुआत करेंगे एक अद्भुत कंसेप्ट की। जो 75 टारगेट हमने बातचीत की थी, उसमें इस संडे हम इंडियन मानसून को A to Z कवर करेंगे। 3 घंटे लगे या 4 घंटे, कंप्लीटली तैयार करेंगे इंडियन मानसून को। संडे सुबह 6 बजे आप लोगों को जगना होगा, और 6 बजे से लेकर 10 बजे तक यदि आप समय बिता देंगे तो यकीन मानिए कि पूरे दिन भर ना पढ़िए तो भी एक बहुत अद्भुत और एक बहुत बड़ा टॉपिक आप पूरा कवर कर लेंगे, जिस पर हर साल प्रश्न आते हैं। हमारी कोशिश होगी कि उस 4 घंटे की क्लास में हर चीज आपकी इंडियन मानसून में क्लियर हो जाए। तो यदि आप तैयार हैं तो कमेंट्स कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि फिर मैं भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करूंगा कि संडे सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक। आइए शुरुआत करते हैं। हमें जो पढ़नी है द्वितीयक पवनों में समुद्र समीर और स्थल समीर, समुद्र समीर और स्थल समीर, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। आप कभी भी समुद्र के किनारे जाएंगे, दिन का समय हो या रात का समय हो, आप हमेशा ही समुद्र के किनारे हवाओं को चलता देखेंगे। आपको हमेशा ही समुद्र के किनारे हवाओं को महसूस करना, मतलब महसूस हो पाएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र का जितना बड़ा तटीय भाग होगा, उतने ही हमारे पास पवन ऊर्जा का स्रोत होगा। क्योंकि भारत के पास काफी लंबा तटीय भाग है, तो यदि भारत चाहे तो इस पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में कर सकता है। भारत के पास काफी लंबी तट रेखा है। एक बार कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि मुख्य भूमि की तट की लंबाई कितनी है, और यदि द्वीपों को जोड़ दिया जाए तो कुल तट की लंबाई कितनी है। यदि हमारे पास इतना बड़ा तटीय भाग है तो हम इस पवन ऊर्जा का बिजली उत्पादन में भरपूर उपयोग कर सकते हैं। आप में से अधिकतर लोगों ने तटों पर भले ही पवन चक्कियां नहीं देखी होगी, लेकिन पहाड़ों पर देखी होगी। पहाड़ों पर भी ऐसी खूबसूरती होती है कि वहां दिन हो या रात हो, हवाएं चलती रहती हैं। तो आखिर सवाल यह है कि यहां हवाओं का ऐसा क्या खासियत है कि पूरे 12 महीने हवाएं चलती रहती हैं। तो आइए जरा देखते हैं। मान लीजिए कि किसी जगह पर समुद्र बड़ी मात्रा में, तटीय रूप में समुद्र उपस्थित है। सुबह का समय हुआ तो सुबह के समय जैसे ही सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर आएगा या उस जगह पर आएगा, तो वहां पर जैसे ही सूर्य प्रकाश गिरेगा तो पानी उतना तेजी से गर्म नहीं होता, लेकिन जमीन जल्दी गर्म हो जाती है। और जल्दी गर्म हो जाने के कारण जमीन के संपर्क की हवाएं भी गर्म होकर ऊपर उठती है। इन गर्म होकर ऊपर उठने के कारण यहां पर बहुत जल्दी ही
आपको एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। यहां पर एक लो प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट होगा और यहां पर क्योंकि इतना तेजी से पानी गर्म नहीं होता, कंपेरेटिवली यहां पर उच्च दाब का क्षेत्र निर्मित होगा। आप जानते हैं कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गतिशील होती हैं, तो परिणाम स्वरूप हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलना प्रारंभ करती है। समुद्र से स्थल की ओर हवाएं जो चलती हैं उन्हें समुद्र समीर कहते हैं, क्योंकि भूगोल में, जियोग्राफी में हवा जहां से आ रही है उसके आधार पर उसका नाम रखा जाता है। तो यदि दिन के समय आप समुद्र के किनारे पर खड़े होंगे तो समुद्र आपको, मतलब वो समुद्र की हवाएं आपको पीछे की ओर ढकेलेगी। आपको महसूस होगा कि हवाएं आपको किनारे से दूर ले जाने की कोशिश कर रही हैं। ये समुद्र समीर हैं जो दिन के समय उत्पन्न होती है। लेकिन यही घटना ठीक रात के समय उल्टी हो जाती है। मतलब दिन के समय आप देखेंगे कि मुंबई के किनारे पर, गोवा के किनारे पर हवाएं इस प्रकार से चल रही होगी। यहां पर दिन के समय हवाएं इस प्रकार से चल रही होगी अगर हम इसको महसूस करें तो। लेकिन वही रात के समय स्थल समीर का निर्माण होगा और उसका कारण होगा कि जैसे ही रात का समय आएगा तो क्योंकि पानी धीमे धीमे गर्म हुआ था और शाम तक गर्म हो जाता है और फिर जमीन शाम जैसी होने लग जाती है, तो जितने जल्दी गर्म हुई थी उतने ही जल्दी वो ठंडी हो जाती है और अपनी हीट रिलीज करके अब यहां पर तापमान गिरने लगता है। जैसे ही तापमान गिरने लगता है हवाएं ठंडी होकर अब नीचे की ओर गिरने लगती है और क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है वो नीचे बैठती है और यहां पर एक उच्च दाब का क्षेत्र निर्मित करती है। ये बात हम कर रहे हैं रात के समय में या शाम के बाद। ये बात हम कर रहे थे दिन के समय में। ये बात चल रही थी दिन के समय में। रात के समय में जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी, हवाएं ठंडी हो जाएगी, नीचे गिरेगी, लेकिन पानी कंपेरेटिवली गर्म रहेगा। गर्म होने का मतलब दिन भर से वो गर्म हो रहा था, अब उतना तेजी से ठंडा नहीं होगा, तो तुलनात्मक रूप से यहां निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा और इस ओर हवाओं का चलना प्रारंभ होगा। रात के समय ये हवाएं स्थलीय भाग से आएगी, इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह स्थल समीर है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह लैंड ब्रिज की बात कर रहे हैं। यह स्थल समीर की बात को दर्शाएगा क्योंकि वह स्थल से निर्मित हुआ है। मतलब अगर आप रात के समय समुद्र के किनारे अगर खड़े हो गए तो रात के समय समुद्र के किनारे खड़े होने पर आपको वह समुद्र अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा और इस समय हवाएं इस तरीके से गतिशील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप समुद्र की ओर खींचे जा रहे हैं क्योंकि उस समय स्थल समीर चल रहा होगा और इसीलिए पूरे 24 घंटे हवाएं चलती रहती है। इन्हीं हवाओं का उपयोग करके हम यहां पर पवन ऊर्जा को विद्युत में बदल सकते हैं पवन चक्की की सहायता से। तो ये द्वितीयक पवनों में बड़ी फेमस द्वितीयक पवनें हैं जिन्हें कहा जाता है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। एंड मेन रीजन ऑफ द ओरिजिन ऑफ सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज is the difference, pressure difference which caused by the thermal changes। तापीय परिवर्तनों के कारण दाबांतर उत्पन्न होता है और यही दाबांतर यहां पर पवनों की गतिशीलता को प्रेरित करता है। ऐसी ही घटना समुद्र समीर और स्थल समीर के समान सेम घटना आपको घाटी समीर और पर्वत समीर में मिलेगी। घाटी समीर और पर्वत समीर में मिलती है। दिन के समय जैसे ही सुबह होती है तो आप ये देखेंगे कि सुबह के समय सूर्य प्रकाश की किरणें यहां पर गिरेगी। यहां पर जैसे ही सूर्य प्रकाश की किरणें गिरेगी और थोड़ा ऊंचाई पर होने के कारण यहां पर जो प्रकाश की मात्रा होगी वो जमीन को गर्म कर देगी। जमीन जल्दी गर्म होगी
तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि हवाएं गर्म होकर फिर ऊपर जाएगी और यहां निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। लेकिन जो घाटी का भाग है, जो घाटी का क्षेत्र है, वहां पर अभी उतना सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचा है और इसी कारण से इस जगह पर कंपेरेटिवली तापमान कम रहेगा और तापमान कम होने के कारण हवाएं ठंडी होकर नीचे गिरेगी, तो यहां उच्च दाब का निर्माण होगा। मतलब दिन के समय में पर्वतीय भाग में घाटियां गर्म होती है और जो पर्वत के शीर्ष होते हैं, घाटियां ठंडी होती है और जो पर्वत के शीर्ष होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। और क्योंकि यहां ठंडा तापमान होता है इसलिए उच्च दाब निर्मित होगा। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। यह हवाएं घाटी से शीर्ष की ओर चलना प्रारंभ करती है। और क्योंकि ज्योग्राफी में पवनों का नाम इस आधार पर दिया जाता है कि वो कहां से शुरू हुई, इसलिए दिन के समय घाटी समीर प्रारंभ हो जाती है। दिन के समय पहाड़ों पर जो हवाएं चलती हैं वो आपको ऊपर की ओर ढकेलने की कोशिश करती है। लेकिन ठीक रात के समय यदि हम बातचीत करें तो रात के समय जैसे ही शाम ढलेगी तो यहां से सूर्य प्रकाश जैसे ही गया तो वहां से तेजी से ऊष्मा भी त्याग दी जाएगी। जैसे ऊष्मा त्याग दी जाएगी तो वो हिस्सा जल्द ही ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के कारण हवाएं अब ठंडी होकर नीचे गिरेगी और यहां पर उच्च दाब का निर्माण होगा पहाड़ों के पीक पर। और क्योंकि घाटी कंपेरेटिवली अब देरी से गर्म हुई थी तो अब यह देरी से गर्म रहने के कारण अब धीमे धीमे ठंडी होगी, तो यहां पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा क्योंकि तुलनात्मक रूप से अभी यह गर्म है रात के समय। इस समय हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर शीर्ष से घाटी की ओर चलना प्रारंभ करेगी, जिसको हम पर्वत समीर के नाम से जानेंगे, माउंटेन ब्रिज या हिल ब्रिज के नाम से जानेंगे। और यही कारण है कि रात के समय भी पहाड़ी क्षेत्र में हवाएं चलती रहती है। तो सी ब्रिज और वैली ब्रिज और हिल ब्रिज, घाटी समीर और पर्वत समीर भी दिन और रात के समय होने वाली घटना के परिणाम को दर्शाते हैं। और आप देखेंगे कि यहां पर एक निश्चित समय में दिशा का परिवर्तन होता है और इसीलिए इन्हें द्वितीयक पौने कहा जाता है। कुछ किताबों में इसको तृतीयक नाम दिया गया है, तो मैं गलत कहूंगा क्योंकि ये तृतीयक पौने एक निश्चित समय के लिए उत्पन्न होती है, ये पूरे साल भर रहेगी। द्वितीयक पौने पूरे साल भर रहेगी लेकिन दिशा बदलती रहेगी, एक निश्चित कंडीशन में उत्पन्न होगी, तो हम कहेंगे कि ये द्वितीयक पौनों के उदाहरण हैं। आप इसको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जैसे ही हम बात कर रहे हैं दिन के समय की, तो हवाएं इस तरीके से चलती हैं दिन के समय में और ये पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। हवाएं यहां से ऊपर उठेगी और यहां पर गिरेगी और इस तरीके से पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। रात के समय में वैसा ही पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा, समुद्र समीर और स्थल समीर के रूप में। दिन में समुद्र समीर सी ब्रिज और रात के समय लैंड ब्रिज का एक प्रकार से प्रवाह होता है। वैसी बात घाटी में भी अगर हम कहें तो दिन के समय क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा ये जल्दी ही गर्म हो जाता है और ये उतना गर्म नहीं होता, तो उस समय घाटी समीर निर्मित होती है और यहां पर भी वैसे ही साइकिल का निर्माण होता है। रात के समय पर्वत समीर का निर्माण होता है, जैसे अभी हमने आपके सामने बातें रखी थी। और ये मानसूनी बात है, जो गर्मी के समय में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं और अभी ठंड का जो मौसम आएगा तो ठंड के मौसम में बारिश इसलिए नहीं होगी क्योंकि हवाएं जमीन से समुद्र की ओर जा रही है और जमीन पर वाटर वेपर न होने के कारण ठंड के समय में बारिश हमें नहीं मिलती है। तो मोटे तौर पर यदि मैं आपसे कहूं तो ये 3 प्रकार की पौने जिन्हें द्वितीयक पौनों के रूप में जाना जाता है। इन द्वितीयक पौनों में समुद्र समीर, स्थल समीर, घाटी समीर, पर्वत समीर का उपयोग हम विद्युत उत्पादन के लिए कर सकते हैं। तीसरा प्रकार होती है लोकल विंड। लोकल विंड की खासियत क्या है?
सबसे पहले तो ये बहुत ही सीमित क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं, बहुत ही सीमित क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं, और सबसे बड़ी बात है वर्ष में एक विशिष्ट समय पर उत्पन्न होती है, पूरे साल भर नहीं मिलती, विशिष्ट समय पर उत्पन्न होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही। इन्हें स्थानीय लोगों के द्वारा नामकरण किया जाता है, लोकल लोग इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। लोकल जो लोग होते हैं, लोकल पीपल गिव द नेम ऑफ द लोकल विंड, स्थानीय लोग इसका नामकरण करते हैं, मतलब यह पूरी दुनिया में अलग अलग नामों से जानी जाती है। इनका प्रभाव बहुत सीमित होता है, इनका प्रभाव बहुत सीमित होता है, क्योंकि बहुत ही सीमित समय के लिए सीमित क्षेत्र में उत्पन्न होती है। और सबसे बड़ी बात है, यह प्रकृति में दो प्रकार की होती है, और स्थानीय जलवायु में या स्थानीय तापमान में परिवर्तन, तापमान और आर्द्रता में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो लोकल विंड तृतीयक पवने जिन्हें हम कहते हैं, यह बहुत ही सीमित भाग में मिलेगी और यह बहुत ही सीमित समय के लिए मिलेगी। प्राथमिक पवने पूरे साल भर पूरी पृथ्वी पर मिलती है, द्वितीयक पवने पूरे साल भर लेकिन पृथ्वी के विशिष्ट भागों में मिलती है, और स्थानिक पवने विशिष्ट समय में विशिष्ट भागों पर मिलती हैं। इनका दायरा बहुत ही सीमित होता है। लोकल विंड का मतलब, जैसे आप भारत में अगर देखेंगे तो लू नामक पवने जो गर्मी के समय में भारत के उत्तरी मैदानी भागों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस भागों में जो गर्म हवाएं चलती हैं वो लू की हवाएं होती हैं। आप यदि पूरी पृथ्वी पर लू के बारे में चर्चाएं करें तो आप देखेंगे कि यह केवल और केवल इस क्षेत्र में ही उत्पन्न होती है, और वो भी केवल और केवल ग्रीष्म काल में। नो डाउट, अगर हम यूपी बिहार की बात करें तो कोई छोटा क्षेत्रफल नहीं है। राजस्थान, यूपी, बिहार, यहां तक कि दिल्ली तक इसका प्रभाव दिखाई देता है। मध्य प्रदेश तक ये पवने जाती हैं। मैं कह सकता हूं विंध्याचल पर्वत तक ये पवने हमें मिल सकती हैं, लेकिन क्योंकि पूरी पृथ्वी से कंपैरिजन करें तो एक छोटे से भाग में, वो भी ग्रीष्मकाल के समय उत्पन्न होती है, इसलिए वह एक लोकल विंड है। लेकिन जैसे समुद्र समीर, स्थल समीर है, ये पूरे पृथ्वी पर जहां भी समुद्र और स्थल होगा वहां उत्पन्न होगी। तो लोकल विंड बहुत ही सीमित समय के लिए प्रभाव डालती है। कुछ लोकल विंड अच्छी होती है, कुछ लोकल विंड बुरी होती है, जैसे लू। तो लू बहुत ही गर्म पवने हैं जो भारत में ग्रीष्म काल में विशेषकर मई के महीने में उत्पन्न होती है। इस समय जो उत्तरी मैदानी भाग हैं, इस पर बहुत सारे लोगों को लू लगने के कारण हो सकता है कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये एक हानिकारक पवने हैं। लेकिन कुछ पवने जो स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होती हैं वो लाभदायक होती है। तो इन पवनों में ऑब्जेक्टिव सवाल के बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ऑब्जेक्टिव सवाल पहला बन सकता है कि कौन सी गर्म और कौन सी ठंडी पवन है। दूसरा सवाल बन सकता है कि कोई पर्टिकुलर पवन किस जगह पर उत्पन्न होती है। और तीसरा सवाल होता है जोड़ी बनाने वाला। अगर आप ज्योग्राफी के प्रश्नों को हल करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो सबसे ज्यादा जोड़ी बनाने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे, और उस जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों में आपको ठंडी और गर्म पवनों के बारे में बहुत से सवाल बन जाते हैं। तो जितना हो सके यहां रटना ज्यादा है और समझना कम है। बस मैं आपको कुछ पवने इसलिए समझा दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे क्या क्या उसमें याद करना है। रटेंगे कैसे, खुलकर बता रहा हूं, रटना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी समझ ले, आपको यह बात क्लियरली समझनी होगी कि जब तक वो नाम, वो जगह याद नहीं होगी, उस पवन का कोई भी महत्व आपकी जिंदगी में नहीं है। रटना कैसे है? 5-6 दिन आप कंटिन्यू इसी टॉपिक को पढ़ना, सुबह 1 घंटे के लिए, आपको मैक्सिमम याद हो जाएगी। तो मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, उस पर आप गौर करेंगे। गर्म पवनों में लू है, चिनुक है, फौन है, सिरोका है,
हरमट्टन है, सांता एना है, पर इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, पर ये प्रमुख है। ठंडी पवनों में मिस्ट्रल है, बोरा है, ब्लिजार्ड है, ये ठंडी पवनों में और भी बहुत सारी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे लू पवनों के बारे में आपको क्लियरली बताया, समय कब उत्पन्न होती है और किस जगह उत्पन्न होती है, अच्छी है या बुरी है, हमने नोट किया। ये एक मैप है, इसको बना देंगे तो और भी ज्यादा बेटर होगा। जैसे ठंडी पवनों में पैम्प्रो है, ग्रेगेल है, ट्रोमनटेन है, बाकी मिस्टर और बोरा बता दिए। वार्म विंड में फॉन है, चिनुक है, जोंडा है, लू है, सिरोका है। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले इस नॉर्थ अमेरिका पर आइए। नॉर्थ अमेरिका में 3 पवनों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये 3 पवने जो नॉर्थ अमेरिका में मैं आपके सामने बना रहा हूं लाल लालियो, ये जरूर याद रख लीजिएगा। नॉर्थ अमेरिका की 3 पवने, एक तो चिनुक है, गर्म पवने। यहां पर अगर आपको पता हो और नहीं पता है तो सुन लीजिए। यहां एक बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकीज पर्वत। इस रॉकीज पर्वत में समुद्र से ये हवाएं चलती हैं और ये हवाएं जैसे ही इसके अंदर की आर्द्रता होती है तो यहां पर बारिश करके खत्म हो जाती है, लेकिन फिर यहां पर शुष्क हवाओं के रूप में आगे बढ़ती है जिसका नाम है चिनुक पवने। ये चिनुक पवने यहां पर जितने भी घास के मैदान हैं, यहां पर ठंड के समय में बर्फ को हटा देती है। अब सोचिए कि ठंड के समय में ये पवने उत्पन्न हो रही हैं, तो ठंड के समय में गर्म पवनों का उत्पन्न होना काफी लाभदायक माना जाता है रॉकीज पर्वत पर। खास करके किस ढलान पर, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं जो बारीकी से बताना चाहता हूं। ये रॉकीज पर्वत है, ये रॉकीज पर्वत है। सभी लाल लालियों को ये पता होगा कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये वेस्ट वाला सिरा है रॉकीज पर्वत का और ये ईस्ट वाला सिरा है रॉकीज पर्वत का, पूर्वी किनारा या पूर्वी भाग है। तो ये पवने आपको किस जगह पर मिलेगी? रॉकीज पर्वत के पूर्वी भाग पर मिलेगी। शब्द पर गौर करना, क्योंकि भले ही आपको मैप में नहीं दिखे लेकिन इस बात को समझना है। रॉकीज के पूर्वी भाग पर मिलेगी, ठंड के दिनों में उत्पन्न होती है और क्योंकि गर्म पवने हैं तो यहां पर जो ठंड के दिनों में बर्फबारी होती है उस बर्फ को पिघला देती है। बर्फ को पिघलाने के कारण इन पवनों को हिमभक्षी पवने कहा जाता है। हिमभक्षी, बर्फ को खाने वाली, बर्फ को खत्म करने वाली। और इसका फायदा क्या होता है कि यहां जो घास के मैदान हैं, यहां बड़े बड़े घास के मैदान हैं, ये जो घास के मैदान हैं इनसे बर्फ हट जाती है तो पशुपालन करने वालों को बड़ा फायदा होता है। यही सेम पवने सांता एना नीचे की ओर मिलती है। सांता एना भी लगभग चिनुक के जैसी ही है, लेकिन इस पवनों को ध्यान से देखिएगा। ठंड के दिनों में ब्लिजर्ड, ठंडी बर्फ भरी हवाएं होती हैं। किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवी में वो सीन याद करिए जहां अभिनेता, अभिनेत्री या विलन कोई भी बर्फीली जगह पर खड़ा है और बहुत ही धूल भरी, मतलब बहुत ही हवाएं चल रही हो तेजी से, तो उसमें बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। इसके कारण तापमान तेजी से गिरने लगता है और ठंड का प्रकोप और बढ़ जाता है। यह उत्तर अमेरिका में मिलने वाली ब्लिजर्ड हवाएं है, ब्लिजर्ड। और ब्लिजर्ड केवल यहां नहीं, ब्लिजर्ड इस जगह पर भी मिलती हैं। ब्लिजर्ड ठंड के दिनों में ठंडी हवाएं हैं जिसमें बर्फ के कण भी उपस्थित होते हैं, तापमान में तेजी से गिरावट लाती है। तो ब्लिजर्ड, चिनुक और सांता एना, चिनुक और सांता एना गर्म है और ब्लिजर्ड ठंडी है। वैसे ही दक्षिण अमेरिका में ये जोंडा हवाएं, गर्म हवाएं होती हैं। आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर भी एक प्रकार से एक पर्वत है एंडीज, और इस एंडीज पर्वत में यहां चिली नामक एक देश है। तो चिली में जोंडा नामक ये जो हवाएं चलती हैं, ये आर्द्र हवाएं होती हैं जो समुद्र से आती है,
लेकिन जोंडा वाली जो हवाएं हैं यह जनरली इस जगह पर ही मिलती हैं, मतलब एंडीज पर्वत के पश्चिमी किनारे पर। यह गर्म हवाएं होती हैं, यहां पर तापमान को बढ़ा देती है। वैसी यहां एक ठंडी पाम्प्रो नामक हवाएं चलती है। पाम्प्रो, अगर आप केवल नाम भी याद रख ले तो मेरे हिसाब से आपका काम बन जाएगा। पाम्प्रो नामक ठंडी हवाएं यहां पर अफ्रीका में। आइए, अफ्रीका में सबसे पहली मुलाकात मैं आपकी कराता हूं, क्योंकि पूरी गर्म हवाएं हैं। सबसे पहली है सिरोका। ये सिरोका जो हवाएं हैं ये रेगिस्तान की हवाएं हैं, ये सभी रेगिस्तानी हवाएं हैं, और इस रेगिस्तानी हवाओं में बहुत बड़ी मात्रा में धूल के कण होते हैं। अब इमेजिन करिए कि ये सिरोका पौने यहां से जब गुजरेगी, सिरोका पौने यहां से गुजरेगी, और यहां पर इटली है, इटली नामक देश है। तो ये सिरोका पौने जिसमें रेत बड़ी मात्रा में होती है, सहारा रेगिस्तान की रेत लाल रंग की होती है, तो जब ये भूमध्य सागर को पार करती है, ये मेडिटेरियन सी है, यहां पर भूमध्य सागर है, जब ये भूमध्य सागर को पार करती है तो इसके अंदर आर्द्रता आ जाती है, ह्यूमिडिटी आ जाती है। और क्योंकि यहां पर रेत के कण भी छोटे छोटे बारीक कण रेत के इसमें होते हैं, तो बहुत तेजी से उस आर्द्रता में संघनन होता है और बादल बन जाते हैं। और यहां पर इटली वाले क्षेत्र में लाल वर्षा करते हैं, जिसको रक्त वर्षा, ब्लड रेन भी कहा जाता है, लाल वर्षा या रक्त वर्षा भी कहा जाता है। इसीलिए इटली के जगह पर, इटली में या अधिकतर यूरोपियन लोग आप देखेंगे कि हमारे जैसे मकान नहीं बनाते। हमारे मकान कैसे होते हैं? समतल छत होती है, धूप में बैठने के कई जगह मिल जाती है। लेकिन इटली में या फ्रांस में अधिकतर ऐसे मकान होते हैं जिनकी छत बिल्कुल नुकीली होती है, ताकि एक तो वहां रेत ना जमा हो जाए, और बर्फबारी क्योंकि होती है तो बर्फ को पिघलने का मौका मिल सके, फिसलने का मौका मिल सके। हमारे यहां कुछ लोग उनकी देखा देखी में ऐसा मकान बना देते हैं, वो केवल सुंदरता के लिए होता है, लेकिन वहां उनकी जरूरत होती है ऐसे मकान का निर्माण करना। तो ये जो सिरोका गर्म पौने होती हैं, ये इटली में लाल वर्षा या फिर हम कह सकते हैं कि रक्त वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इस सिरोका पौनों से उत्पन्न वर्षा के कारण। लेकिन यहां एक बड़ी फेमस पौने है, हरमट्टन। इनको डॉक्टर पौने भी कहा जाता है, डॉक्टर पौने। ये पौने शुष्क होती है, यहां बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ह्यूमिडिटी, मतलब इतनी ह्यूमिडिटी होती है गर्मी के दिनों में कि इस ह्यूमिडिटी के कारण दम घुटू की स्थिति निर्मित होती है। लेकिन जब इस जगह से ये पौने आती है तो ये पूरी शुष्क पौने होती है, जिसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती है। जैसे ये पौने यहां पहुंचती है तो वातावरण में से ह्यूमिडिटी खत्म या कम हो जाती है, एक सुहाना मौसम बनता है। और ह्यूमिडिटी के कारण बीमारियां बढ़ रही थी, जैसे यहां पर हरमट्टन बहना शुरू हो जाती है, ह्यूमिडिटी समाप्त, बीमारियां कम हो जाती हैं, इसलिए इसको डॉक्टर पौने कहा जाता है। वैसी ही रेतीली पौने, वैसी ही रेतीली हवाएं जो कि मिस्र के इस ऊपरी भाग में भी बहती हैं, खमसीन कहलाती हैं। ये भी रेतीली हवाएं होती है, गर्म पौने होती है। तो सिरोका और खमसीन बुरी है, जो कहीं ना कहीं धूल भरी आंधियां लाती है और नुकसान करती है। लेकिन हरमट्टन गर्म पौने हैं, डॉक्टर पौनों के नाम से इन्हें जाना जाता है। वैसे ही जैसे चिनूक है, वैसे यहां पर एक पौने मिलती है, फॉन। यहां पर भी एक पर्वत है, आल्पस पर्वत। यहां आल्पस पर्वत मिलता है फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर। और ये जो फॉन पौने होती है, ये भी गर्म पौने होती है, और इसके कारण ये ठंड के दिनों में उत्पन्न होती है, फॉन। यहां पर फ्रांस में इसके कारण अंगूर की फसल बेहतर होने लगती है। तो फ्रांस को तो काफी बढ़िया फायदा होता है, क्योंकि फ्रांस में अंगूर की खेती जब किसान करता है तो इन फॉन पौनों के कारण अंगूर के पकने का टाइम, अंगूर की ग्रोथ अच्छी होती है, तो उत्पादन बढ़िया मिलता है। लेकिन क्योंकि स्विट्जरलैंड में कृषि की जगह पर पर्यटन सबसे ज्यादा होता है, और स्विट्जरलैंड में पर्यटन मतलब बर्फीला भाग, एक तरीके से पहाड़ों पर लोग बर्फ देखने के लिए जाते हैं।
फॉन पवनों के आ जाने के कारण बर्फ पिघलने लग जाती है और इस कारण से स्विट्जरलैंड के पर्यटन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो फॉन ऐसी पवने हैं जो फ्रांस के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड के लिए बुरी है, क्योंकि वहां पर पर्यटन को कम कर देती है। मिस्ट्रल ये तापमान को बहुत तेजी से गिरा देती है, ठंडी पवने हैं, ये भी मिस्ट्रल पवने ब्लिजर्ड के जैसी ही है, इसमें भी बर्फ के कण होते और तापमान में तेजी से गिरावट आती है। यह मिस्ट्रल यूरोप में कहलाती है। यहां पर पश्चिमी यूरोपियन भाग में अगर हम बातचीत करें तो पूर्वी यूरोप भाग में अगर हम बातचीत करें तो इसको बोरा कहते हैं। यहां पर रशिया के भाग में इसको कारा बुरान कहते हैं और रशिया के पूर्वी भाग में इसको बुरान के नाम से जाना जाता है। वैसी ही ठंडी पवने हम कहेंगे कि बर्स्टर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, यह भी तापमान को तेजी से गिरा देती है। लू के बारे में हमने आपके सामने चर्चाएं की, तो एक तरीके से उत्तर अमेरिका में चिनूक, सांता एना और ब्लिजार्ड हैं। दक्षिण अमेरिका में पाम्प्रो और जोंडा है, जोंडा गर्म और पाम्प्रो ठंडी है। अफ्रीका में हरमट्टन, खमसीन और सिरोका है। यूरोप में मिस्ट्रल और फॉन है। इसके अलावा यूरोप में बोरा, कारा बुरान और बुरान जैसी ठंडी पवने भी मिलती है। कारा बुरान और बुरान यह रशिया में या उत्तर एशिया में हम कह सकते हैं, और ब्रस्टर ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाली ठंडी पवनों को कहा जाता है। जैसे लू के बारे में गर्म और शुष्क पवने हैं, एक बार देख लीजिए। भारत और पाकिस्तान के मैदानी भागों में मई और जून के महीनों में, और लू बहुत ही गर्म पवने हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है यहां उच्च दाब भी आ गया और गर्म हवाएं भी आ गई, एक अद्भुत संयोग बन जाता है। चिनूक पहाड़ों के निचले हिस्सों में शुष्क पवने इतनी शुष्क कि इन्हें बर्फ भक्षक कहा जाता है। शीतकाल में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर अमेरिका और कनाडा में फॉन पहाड़ों के निचले हिस्से में बिल्कुल लगभग सेम है, लेकिन उत्तरी आल्प्स की घाटियों में मिलती है। ये चिनूक पवनों को आप देख सकते हैं, जिसको मैंने आपको बताया रॉकीज पर्वत के ऊपर। हरमट्टन शुष्क धूल भरी पवने पश्चिमी सहारा क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। डॉक्टर पवने भी कहा जाता है, क्योंकि आर्द्र उष्णकटिबंधीय पवनों से राहत देती है। फसलों के लिए थोड़ी बहुत हानिकारक मानी जाती है। सिरोका सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवाएं भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करने के कारण इटली में प्रवेश करती हैं। धूल युक्त पवने होती हैं और इटली में इन पवनों के कारण होने वाली वर्षा को ब्लड रेन, रक्त वर्षा भी कहते हैं। सांता एना शुष्क और गर्म पवने दक्षिण कैलिफोर्निया में कई बार सूखे की स्थिति के लिए कैलिफोर्निया में जिम्मेदार हैं और जंगल की आग हेतु उत्तरदायी हैं, इसलिए इन्हें शैतानी पवने या सांता एना भी कहा जाता है। इनके कारण दक्षिण कैलिफोर्निया के जंगलों में कई बार आग लग जाती है। ठंडी पवनों में मिस्ट्रल है, कठोर और ठंडी शुष्क पवने दक्षिणी फ्रांस में उत्तर पश्चिम दिशा से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में लियोन की खाड़ी तक बहती है। आमतौर पर इस दौरान मौसम साफ रहता है, पर्यटन गतिविधियों के लिए अनुकूल होती है, क्योंकि यह बर्फबारी को बढ़ा देती है। फिर वैसे ही बोरा नामक पवने मिलती हैं। जो बोरा नामक पवने हैं यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट और इटली के उत्तरी भाग में चलने वाली ठंडी पवने हैं। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसके कारण। फिर ब्लिजर्ड ठंडी पवन बर्फीली पवन है, टुंड्रा, कनाडा, साइबेरिया के क्षेत्र में मिलती है। पर्वतीय अवरोध के अभाव में अमेरिका के दक्षिणी भागों में भी बहती है। मैं आपको बता दूं कि भारत ऐसी ठंडी पवनों से बच जाता है। ये देखना, ये ठंडी पवने शीतकाल में यहां तक पहुंच जाती हैं, चाइना तक, लेकिन भारत के पास हिमालय जैसी एक बड़ी दीवार है जो इन ठंडी पवनों को रोक देता है। और यही फायदा है कि ठंड के दिनों में भी हमारे उत्तरी भाग का तापमान हर जगह का नेगेटिव नहीं होता, केवल पहाड़ी क्षेत्रों का नेगेटिव होता है। अब एक टेबल है, यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी टेबल में आपको बताया गया है कि नेचर कैसा है और किस जगह पर उत्पन्न होती है। यही टेबल आपको रटना है, क्योंकि इसमें जोड़ी बनाने के प्रश्न आते हैं। बाकी कुछ महत्वपूर्ण पवनों के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में यहां समझा दिया है। आपको यदि बात समझ में आ गई है तो इसे याद कर लीजिएगा।
मैक्सिमम मैंने समझा दी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब याद करने में कोई दिक्कत जाएगी। जैसे न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर नामक पौने मिलती हैं, गर्म पौने न्यूजीलैंड में। ये सब पूछी जाती है, जोड़ी बनाने के काफी सवाल इसमें बनते हैं। अब आते हैं आज का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, इसके नाम से थोड़ा सा आपकी इसकी स्पीड का अंदाजा लगा सकते। स्ट्रीम शब्द जब भी मिले तो समझ जाना तीव्र गति, और इसके आगे जेट शब्द मिल जाए तो जेट तो मतलब पानी का जेट आपने देखा होगा, बहुत तेजी से पानी को फेंकता है, तो वहां पर रफ्तार को ही दर्शाने के लिए, तो दोनों ही शब्द रफ्तार को दर्शाने के लिए होते हैं। आइए कहानी समझिएगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अनुभव किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने क्या अनुभव किया। अमेरिका के लड़ाकू विमान द्वितीय विश्व युद्ध में उड़ान भर रहे थे और वह एक प्रकार से युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे, जापान पर हमला करने के लिए। अब आप कहेंगे इधर नहीं जाएंगे क्योंकि इधर से जापान नजदीक रहेगा। तो अमेरिका के लड़ाकू विमान लगभग 14 या 12 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचे। 14 और 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब ये पहुंचे तो ये जापान की तरफ जा रहे थे इस ओर। और ये लड़ाकू विमान जिनकी स्पीड उस समय, क्योंकि ये बात हम कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय की, तो उस समय लड़ाकू विमानों की स्पीड 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर यहां तक होती थी। अब इमेजिन करिए कि ये लड़ाकू विमान अमेरिका से जापान पर बमबारी करने के लिए जा रहे थे। 2 घंटे से उड़ने के बाद अब ये बमबारी करना चाह रहे थे, तो एक बार देख लिया कि वो टारगेट पर पहुंचे कि नहीं। पर 2 घंटे के बाद क्या, 2 घंटे के बाद वे पुनः वहीं पर थे जहां पर से उन्होंने उड़ना प्रारंभ किया था, क्योंकि बहुत तेज गति वाली हवाओं को उन्होंने अनुभव किया जो इस जगह पर इस दिशा में बह रही थी, उनके अपोजिट में बह रही थी। और इसीलिए इन पवनों की गति के नाम पर, इन पवनों की स्पीड के कारण इनका नाम जेट स्ट्रीम रखा गया। यह वायुमंडल में, आपको मैंने वायुमंडल में 5 परतें बताई थी, तो ये जो क्षोभ मंडल है इसकी जो सीमा होती है क्षोभ सीमा, और ये जो ऊपर समताप मंडल है, यहां पर तापांतर के कारण, शब्द पर गौर करना मेरे, इसकी उत्पत्ति का कारण है केवल एक, इंटेंसिफाइड टेम्परेचर डिफरेंस, बहुत तीव्रता से ताप में परिवर्तन। जब अत्यधिक तापांतर उत्पन्न हो जाता है तो इस कारण से, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वहां दाबांतर तीव्र हो जाते हैं, और दाबांतर के कारण इन पवनों का निर्माण होता है। अब बड़ा सवाल, ठीक है सर, मान लेते हैं कि तापांतर के कारण दाबांतर पैदा हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, एंड ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट द सच टाइप्स ऑफ विंड। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्पीड ऑफ द जेट स्ट्रीम? आप हमें बताइए कि जेट स्ट्रीम इतनी स्पीड वाली क्यों है? तो इसके 2 बड़े रीजन हैं। पहला तो रीजन दाबांतर का है, जो मैंने आपको बताया कि वहां क्रिएट हुआ प्रेशर डिफरेंस। लेकिन दूसरा बड़ा कारण है घर्षण का न होना। आप यदि क्षोभ सीमा तक पहुंचेंगे तो क्षोभ सीमा मैंने आपको बताई थी कि लगभग क्षोभ सीमा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर ऊंची होती है, तो वही ध्रुवों पर मात्र 8 किलोमीटर। हमने आपके सामने चर्चाएं पहले दिन वायुमंडल की संरचना में की थी। तो वहां घर्षण बल बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, और जब घर्षण बल नहीं होता है तो हवाओं को रोकने वाला कोई नहीं है, इसी कारण से उनकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहां एक और अद्भुत संयोग, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो आज शायद पहली बार पता चलेगा। जनरली मुझे बताइए कि अगर यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो और यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो, तो हम कहते हैं कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर
उत्तर से दक्षिण की ओर बहेगी इस चित्र में। लेकिन आपको सुनकर अचरज होगा कि यहां घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण, और क्योंकि कोरियोलिस बल होता है, और कोरियोलिस बल तो दिशा बदलेगा, हम देख चुके हैं कि कोरियोलिस बल के कारण पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। तो यहां घर्षण बल, रियल में हवाओं की दिशा जो होती है ना लाल लालियों, वो कोरियोलिस बल और घर्षण बल के परिणाम स्वरूप कुछ बीच का रास्ता आ जाता है। ध्यान से सुनना, जिनका साइंस के प्रति कोई प्रेम ना हो, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, एक चीज को इधर ढकेला जा रहा है और एक चीज को इधर ढकेला जा रहा है, तो वो चीज बीच के रास्ते से निकल आती है। जनरली जमीन पर कोई हवा की जो डायरेक्शन होती है वो दो कारकों पर डिपेंड करती है, एक तो कोरियोलिस बल और दूसरा घर्षण बल और तीसरा जो दाबांतर का बल होता है। लेकिन क्योंकि इस क्षोभ सीमा पर घर्षण बल बिल्कुल भी नहीं है, तो लाल लालियों हवाएं, आपको सुनकर अचरज होगा कि हवाएं ऐसे चलने लग जाती हैं। कोरियोलिस बल के कारण इनकी दिशा इतनी बदल जाती है कि ऐसा लगता है कि बताओ दाबांतर के लंबवत हवाएं चलने लग गई, दाबांतर के लंबवत हवाएं चलने लग गई। एक प्रकार से ये ऐसी हवाएं चलती है, ऐसी, इसलिए इन्हें भूविक्षेपी पवने कहते हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिक विंड, इसलिए इन्हें भूविक्षेपी पवने कहा जाता है। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि इन्हें भूविक्षेपी पवने क्यों कहा जाता है? अब मैं आपको इसकी परिभाषा तक ले जाता हूं और समझाता हूं। जेट स्ट्रीम क्या है? क्षोभ सीमा पर अत्यधिक तीव्र गति की पवनें जो तापांतर के कारण उत्पन्न होती है, जहां घर्षण बल के लगभग शून्य होने के कारण इनकी गति अत्यधिक होती है। यह कोरियोलिस बल के कारण दाबांतर के लंबवत गतिशील होती है। यहां मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी ला दूं। मान लीजिए कि ये इस तरीके से समदाब रेखाएं हैं, तो हवाएं ऐसी चलती है नॉर्मली, ये लंबवत चलती है हवाएं नॉर्मली, लेकिन यहां पर हवाएं दाब के साथ चल रही है, तो इसको थोड़ा सुधार दीजिए। ये दाबांतर के लंबवत नहीं, दाबांतर के समानांतर गतिशील होती है। दाबांतर के समानांतर, अलग अक्षर से लिखवा दे रहा हूं, ये विशेष कैरेक्टर है, समांतर गतिशील होती है। इसलिए इन्हें भूविक्षेपी पवने कहा जाता है, जियोट्रॉपिक। ये थोड़ा सुधार लीजिएगा। ये देखना, मैंने आपको एक चित्र बनाया है, ये दाब समदाब रेखाएं हैं। मान लीजिए कि यहां पर 1000 मिलीबार का दाब था, यहां पर 1010 मिलीबार का दाब है, यहां 1020 मिलीबार का दाब है, तो हवा ऐसे चलेगी। लेकिन यहां पर जो हवा चलेगी, अगर ये जेट विंड है, तो ये हवा ऐसी नहीं बल्कि ऐसे चलती है, समदाब रेखाओं के समानांतर चल जाती है। इतनी दिशा में परिवर्तन आ जाता है। रिफ्रेश कर दीजिएगा प्लीज, रिफ्रेश कर दीजिएगा। सबसे पहले मुझे बता दीजिएगा कि ये पॉइंट समझ में आया या पुनः समझाऊं।
यह समदाब या दाबांतर के समानांतर, मुझसे लंबवत शब्द निकल गया था, यह समदाब रेखाओं के समानांतर, समदाब रेखाओं के समांतर मिलती है, समांतर। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पौने, ये ऐसा जो कैरेक्टर है वो किसी और में नहीं मिलेगा। और ये क्यों हुआ, इसका जवाब है कोरियोलिस बल का होना बहुत बड़ी मात्रा में और घर्षण बल का बिल्कुल भी ना होना। इन हवाओं की तीव्र स्पीड के लिए जिम्मेदार क्या है? दो कारक, दाबांतर और साथ ही साथ घर्षण बल का ना होना। इन हवाओं की उत्पत्ति का कारण क्या है? तापांतर। इन हवाओं की उत्पत्ति का कारण है तापांतर। अब आइए मैं आपको जरा दिखा देता हूं कि तापांतर कैसे, यह बात भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर यहां तापांतर कैसे हो रहा है, ताकि यह भी क्लैरिटी आ जाए कि आखिर तापांतर का कारण क्या है। एक चित्र मैं आपके सामने बना दिखा रहा हूं, इससे शायद आपको बेटर तरीके से चीजें समझ में आ जाएगी। ये देखिएगा जरा, इधर ध्यान देना, तापांतर के कारण क्यों कह रहा हूं मैं। आपने पूरा डिटेल में मैंने पौने पढ़ाई थी, 3 डायमेंशनल, जरा इसको गौर करिएगा। रिफ्रेश कर दीजिएगा प्लीज, रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश कर दीजिएगा प्लीज। ध्यान से सुनना मैं जो बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को मैंने पढ़ाया है पूरी तरह से, सारे जो भी 3 डायमेंशनल विंड होती है आपको काफी बारीकी के साथ समझाया था मैंने। इधर ध्यान देना सभी लोग, इधर ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जरा गौर करिएगा कि यहां से गर्म हवाएं ऊपर उठी थी। अब ये हवाएं जब गर्म हुई और ऊपर उठी तो ऑब्वियसली ठंडी हवाओं के रूप में गिरने लगी, गिरने लगी। तो जरा गौर से देखिएगा, ये ऊपर एक जगह पर, यहां पर एक जगह पर ये अलग प्रकृति की हवा और ये अलग प्रकृति की हवा का मिलन हुआ। इन जगह पर बड़ी, अगर इंटेंसिफाइड टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ हो, बहुत तीव्र तापांतर पैदा हुआ हो, तो यहां पैदा हो जाएगी जेट। वैसे ही यहां पर भी गौर करिए, यहां पर देखिए कि एक गर्म हवा ऊपर उठी थी और इस ओर से लगभग ठंडी हवाएं आती है, और इसका परिणाम हम कहेंगे कि यहां पर भी तापांतर पैदा हो सकता है। जहां जहां पर इंटेंसिफाइड टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, उन सभी जगह पर जेट का उत्पन्न होना या जेट का निर्माण होना एक कॉमन सी बात है। तो जेट स्ट्रीम मैंने आपको परिभाषा बताई। आइए जेट स्ट्रीम के कुछ कैरेक्टर देखते हैं। जेट स्ट्रीम अत्यधिक तीव्र गति वाली, अत्यधिक तीव्र गति वाली वायु धारा जो क्षोभ सीमा पर मिलती है या समताप मंडल के निचले हिस्से में मिलती है। यह मुख्यतः तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। इसकी सामान्य गति 100 से 600 किलोमीटर, वैसे तो कुछ जगह पर लिखा होता है कि 150 से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन जैसे आप देखेंगे तो ये जो हवा बह रही है ना, इसके बीचों बीच में हवा की गति और भी फास्ट होती है। तो यहां पर गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और भी तीव्र मिल सकती है। तो अंतरतम भागों में, इंटरनली भागों में यह लगभग बहुत तीव्र होती है, इसलिए एक बड़ी रेंज लिखवाई है हमने। यह एक त्रिविमीय संरचना है। त्रिविमीय संरचना का मतलब ऐसा मत सोचना कि ठीक है एक छोटा सा पट्टा होगा, जी नहीं, ये लगभग 1000-3000 किलोमीटर लंबा, 40 या 25 से 40 किलोमीटर चौड़ा और 2 से 3 किलोमीटर ऊंचा पूरा 3 डायमेंशनल कॉलम होता है। कॉलम, अगर थोड़ा बहुत भी मेरी बात आप
मैथमेटिकली समझ पा रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत बड़ा। ये इस टाइप का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो 3000 किलोमीटर लंबा हो सकता है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 25 से लेकर 40 किलोमीटर तक हो सकती है और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 1 से 2 किलोमीटर तक हो सकती है। तो ऐसा मत सोचना कि कोई छोटा सा संकरा मार्ग है, ये बहुत ही बड़ी और त्रिविमीय संरचना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। 3200 से 1600 किलोमीटर के मध्य लंबाई, 15 से 40 किलोमीटर की चौड़ाई, 1 से 2 किलोमीटर ऊंची एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इन्हें भूविक्षेपी जियोस्ट्रॉपिक पौने भी कहते हैं। घर्षण बल के नगण्य होने के कारण, कोरियोलिस बल के कारण दाबांतर के समांतर गति करती है। अब आते हैं ये ध्रुवीय पौने जो जेट स्ट्रीम है। ये जेट स्ट्रीम पूरी पृथ्वी पर 5 प्रकार की पाई जाती है। केवल 1 या 2 जेट स्ट्रीम ऐसी है जो पूरे साल भर मिलती है, लेकिन बाकी की जेट स्ट्रीम एक विशिष्ट मौसम में, एक विशिष्ट टाइम पीरियड में ही उत्पन्न होती है। ध्यान से सुनिएगा, जेट स्ट्रीम 5 प्रकार की होती है। जैसे, ध्यान से सुनते चलिएगा। पहली जेट स्ट्रीम को कहते हैं पोलर नाइट जेट। इसके नाम में सब छिपा हुआ है। ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम, ये ऐसी जेट स्ट्रीम है, ये उस जगह पर उत्पन्न होती है साल में जब वहां रात होती है। अब रात होने के कारण ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य प्रकाश 6 महीने नहीं पहुंचा, तो जमीन का तापमान बहुत कम हो गया है। जमीन का तापमान बहुत कम हो गया और ऊपर का तापमान उतना कम नहीं है। समताप मंडल में इकलौती जेट स्ट्रीम है जो क्षोभ सीमा से ऊपर मिलती है, समताप मंडल के निचले भागों में मिलती है और यह केवल उस समय पैदा होती है जब ध्रुवीय क्षेत्र में रात का समय होता है। तो यह जिस समय यहां रात का टाइम होगा वहां पर पैदा होगी। जब अगले 6 महीने बाद यहां रात का टाइम होगा तो यहां पर उत्पन्न होगी। ये इकलौती जेट है जो समताप मंडल में मिलती है और इसके उत्पत्ति का कारण भी तापमान ही है। इसके ओरिजिन का रीजन भी टेम्परेचर ही है, जैसा मैंने आपके सामने रखा। तो पहली जेट है पोलर नाइट जेट। दूसरी जेट जो लगभग 45 से 70 डिग्री अक्षांश पर मिलती है उत्तर और दक्षिण में। मैं कहूंगा कि दक्षिण में कम, लेकिन उत्तर में इसके मिलने की संभावना ज्यादा होती है। इसे पोलर फ्रंटल जेट कहते हैं। फ्रंटल जेट, पोलर फ्रंटल जेट ही वो जेट है जो पहली बार समझाया गया, वैज्ञानिकों के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। रॉसबी नामक महोदय ने इसको एक्सप्लेन किया था, इसलिए इनको रॉसबी वेव भी कहते हैं। और ये मैं यहां चित्र बना रहा हूं, लेकिन ये समझना पृथ्वी की सतह से लगभग 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ऊपर मिलती है ये पौने। ये तीव्र हवाएं हैं जो इस तरीके से चल रही होती है। इसके उत्पत्ति के पीछे बड़ा कारण दिया जाता है वाताग्र का निर्माण, फ्रंट का निर्माण, वाताग्र का निर्माण। बस एक और क्लास जब होगी तो फ्रंट पर आ जाएंगे। फ्रंट मतलब 2 अलग अलग प्रकृति की हवाएं एक दूसरे के संपर्क में आती है, गर्म और ठंडी हवाएं। तो इस कारण से हवाएं, ये जेट उत्पन्न होती हैं। और पोलर फ्रंट जेट की अगर हम बात करें तो ये जो ध्रुवीय वाताग्रीय जेट हैं, इसके उत्पत्ति के कारण जो वाताग्र का घटना है उसी कारण से इसका नाम भी रखा गया है। रॉसबी वेव भी इनको कहा जाता है क्योंकि रॉसबी वैज्ञानिक ने इनकी उत्पत्ति और इनके खत्म होने के चरणों को स्पष्ट किया था। और इन जेट के कारण यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं।
अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जेट के कारण पैदा होते हैं, मदद मिलती है उनको, लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अगर जेट के संपर्क में आ गए तो खत्म हो जाते हैं। यह बड़ा अद्भुत है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जेट के कारण या जेट की मदद से मजबूत और विकसित होते हैं, मतलब टेम्परेट साइक्लोन। लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो उष्ण कटिबंधीय विनाशकारी साइक्लोन है, वो जेट के सामने आने या जेट के नीचे, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम सबसे ज्यादा स्थायी जेट स्ट्रीम है, जो पूरे साल भर मिलती है। ठंड में ज्यादा सशक्त होती है, गर्मी के समय में थोड़ी सी वीक पड़ जाती है, लेकिन पूरे साल भर मिलती है। सबसे स्थायी जेट है। अधिकतर जेट आप देखेंगे, अगर आप देख पा रहे हो तो अधिकतर जेट की डायरेक्शन देखिएगा, ये हमेशा ही इस ओर अगर हम जाएंगे तो यहां पर ये पश्चिम से चलती हुई दिखती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसलिए जेट पवनों को कई बार पछुआ पवनों के तीव्र भाग कहलाते हैं, क्योंकि पछुआ मतलब पश्चिम से आने वाले। तीव्र पछुआ पवनों को जेट स्ट्रीम भी कह देते हैं कुछ भूगोल शास्त्री। तीव्र पछुआ पवनों को जेट स्ट्रीम, क्योंकि पश्चिम से आते हुए। तो 3 जेट आपने देखे, पोलर नाइट जेट, पोलर फ्रंटर जेट और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, बड़ा फेमस जेट स्ट्रीम। और 2 जेट स्ट्रीम है जो केवल एक विशिष्ट मौसम में विकसित होते हैं, जैसे कि गर्मी के समय में तिब्बत के पठार पर उत्पन्न होने वाला जेट इकलौता जेट है। इकलौता जेट है जो पूर्व से आता हुआ प्रतीत होता है, पूर्व से आता हुआ इकलौता जेट गर्मी के समय में तिब्बत के पठार पर तापांतर के उत्पन्न होने के कारण, क्योंकि तिब्बत का पठार नग्न पठार है, नेकेड प्लेटू है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, बहुत गर्म हो जाता है। और बहुत गर्म होने के कारण यहां गर्म और ऊपर का तापमान कम होने के कारण एक जेट का निर्माण होता है, जिसको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट नाम देते हैं, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट नाम देते हैं, इकलौता जेट जो पूर्व से निकल रहा है, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट। पर केवल ग्रीष्म काल में उत्पन्न होता है, तिब्बत के पठार से ओरिजिन होता है और इसकी एक शाखा भारत के ऊपर भी दिखती है। और एक आखिरी जेट होता है, सोमालिया के तट पर यह जेट पैदा होता है, बहुत ही कम ऊंचाई पर, सबसे कम ऊंचाई पर मिलने वाला जेट है, जिसको सोमालियन जेट कहते हैं। यहां पर समुद्र में गर्म पानी होता है और यहां सोमालिया के पहाड़ों की ठंडी हवाएं होती हैं, इस कारण से विकसित होता है। केवल 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलता है। इसका नाम सबसे बाद में खोजा गया, इसलिए इसका नाम रख दिया फाइन लेटर जेट, सबसे बाद में खोजा गया जेट। तो 3 जेट तो हमने इधर बताया आपको, पोलर नाइट जेट, पोलर फ्रंटल जेट, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। फिर एक है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट और एक है फाइन लेटर जेट, जिसको हम कहते हैं सोमालियन जेट। मैं आपको बता दूं कि ये जेट भारत के मानसून में मदद करता है, ये सोमालियन जेट भारत के मानसून में मदद करता है, और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी भारत के मानसून को प्रभावित करता है। ये 3 जेट है जो भारतीय मानसून के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए जरा शॉर्ट में देखते हैं, अगर मेरी बात आपको कम समझ में आई हो तो अब आपको मैं लिखी हुई चीजें दिखा देता हूं। इकलौता जेट जो समताप मंडल में मिलता है, 32 किलोमीटर की ऊंचाई ध्रुवों के ऊपर समताप मंडल में बनता है। यह जेट तब बनता है जब ध्रुवीय क्षेत्र में 6 महीने की रात होती है। इसके कारण सतह का तापमान बहुत कम और समताप मंडल का तापमान अधिक, तापांतर के कारण। इस जेट के कारण साइबेरिया और कनाडा के पूरे क्षेत्र में शीतलहर आ जाती है। यह जेट ध्रुवीय रात की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है। ये दोनों जगह मिलेगा लेकिन अलग अलग टाइम पर मिलेगा, दोनों जगह लेकिन अलग अलग, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। दूसरा है ध्रुवीय फ्रंटल जेट। ध्रुवीय फ्रंटल जेट, पोलर फ्रंटल जेट भी कहते हैं, 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच मिलता है। रोस्बी ने इस जेट के बारे में जेट प्रवाह के विकास का सिद्धांत दिया था।
ये जेट शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति में सहायक हैं। इसका निर्माण दो भिन्न वायु राशि के तापमान अंतर के कारण होता है। इस जेट का एक जीवन चक्र होता है, जेट बिल्ड इंडेक्स के द्वारा उसको व्यक्त किया जाता है। आप देख सकते हैं ये पोलर फ्रंट जेट की हम बातचीत करने जा रहे हैं। यहां पर पोलर फ्रंट जेट जो नीचे भी मिलेगा, ये फ्रंट फेरल से पोलर फ्रंट जेट या पोलर जेट के रूप में कहेंगे। एक रात के समय उत्पन्न होता है और एक हमेशा रहता है, नीचे ऊपर दोनों ही जगह पर। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम सबसे स्टेबल है, आमतौर पर 30 से 50 डिग्री अक्षांश के मध्य में पूरे साल भर जलवायु को प्रभावित करता है और इसी के कारण भारत में ठंड के दिनों में बारिश होती है, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये जो जेट हमने अभी आपको दिखाया, यही जेट भारत में ठंड के दिनों में कहीं ना कहीं हवा बरसात करने के लिए जिम्मेदार होता है। पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में ठंड के दिनों में जो बारिश होती है वो इसी जेट के प्रभाव के कारण होती है। इस जेट के गर्त के नीचे उच्च दाब होते हैं। ये जेट ऐसा बहता है इस तरीके से ऊपर पृथ्वी के सतह से लगभग 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह ऐसा बहता है। जहां पर यह आ जाता है जिसको कहते हैं गर्त, क्रेस्ट, वहां पर क्रिएट होता है हाई प्रेशर, वहां मरुस्थल होते हैं, और यहां पर क्रिएट होता है लो प्रेशर, जहां पर भी श्रृंग आ जाता है तो वहां भारी वर्षा होती है। इस जेट हॉर्न के नीचे निम्न दाब की स्थिति प्राप्त होती है, जहां वर्षा की संभावना अधिक होती है, हॉर्न या फिर क्रस्ट कहे। फिर है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट, एकमात्र जेट स्ट्रीम जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। इसका निर्माण ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत के पठार पर भारतीय मानसून की उत्पत्ति और वितरण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी उत्पत्ति तिब्बत के पठार के गर्म होने के कारण होती है। भूगोलवेत्ता पी कोटेश्वरम भारत के जियोग्राफर हैं। पी कोटेश्वरम भारतीय मानसून में इसके महत्व को स्पष्ट किया है। इकलौती जेट है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो पूर्व से आकर पश्चिम में जाती है। फाइन लेटर जेट या सोमाली जेट, यह जेट प्रवाह सबसे कम ऊंचाई पर विकसित होता है। इस जेट की उत्पत्ति मोजाम्बिक की गर्म धारा और अफ्रीका के उच्च भूमि के निम्न तापमान के कारण उत्पन्न होता है। इसकी ऊंचाई 1.5 से 2 किलोमीटर होती है। कई भूगोलवेत्ता इसे दक्षिण पश्चिम मानसून का हिस्सा मानते हैं। यह भारतीय मानसून को भारत की ओर निर्देशित करने में मदद करता है। यह है सोमाली जेट। आप देख सकते हैं इंडियन मानसून को डायरेक्शन देने में बड़ी मदद करता है, बहुत कम ऊंचाई पर, क्योंकि यहाँ गर्म पानी है और यहाँ पर केन्या और हम कहेंगे कि किलीमांजारो की ऊंची चोटियां है जहां ठंडा हवाएं होती है, ठंडी हवाएं होती है। इस कारण से यहाँ ये जेट पैदा होता है। जेट स्ट्रीम विकास चक्र, जेट स्ट्रीम के विकास चक्र का वर्णन सबसे पहले सीजे रॉसबी ने विस्तार से किया और उसके बाद इस चक्र को पूर्ण रूप से समझाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जे नामिस ने इस जेट स्ट्रीम के विकास चक्र की व्याख्या करते हुए कहा कि जेट स्ट्रीम अपनी उत्पत्ति, विकास और समाप्ति के विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है। जेट स्ट्रीम का यह विकासवादी प्रवाह चक्र ध्रुवीय फ्रंट जेट के रूप में जाना जाता है। तो ये चित्र आपको समझाने के लिए हमने यूज किए थे। ये जेट है जो दो हवाओं के मिलने से, जैसे ये देखिएगा ऐसे होता है ये चीज, और ये तिब्बत के गर्म होने के कारण एक नया जेट पैदा हो रहा है। इस तरीके से भारत के ऊपर होता है। इस चित्र में शायद आपको और क्लैरिटी बनेगा। ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट हैं जो भारत में ठंड के दिनों में बारिश को भी लेकर आता है, और ये तिब्बत के पठार पर उत्पन्न होने वाला, गर्म हवाओं के कारण उत्पन्न होने वाला ईस्टर्ली जेट है, जो शायद आपको इस चित्र के माध्यम से और क्लियरली समझ में आता होगा। तो अब हमारी अगली जो क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें जानेंगे बादल का निर्माण कैसे होता है, ओस की बूंद कैसे आती है, कोहरा कैसे बनता है, हम जानेंगे ओलावृष्टि क्यों होती है, हम जानेंगे बादल का फटना क्या होता है, बारिश क्या होती है। जल चक्र को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा और इसको बकायदा प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। बाय।